बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। तो बच्चों हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो बच्चों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक पे बच्चे सीबीएसई में हर साल क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा बच्चे ये जो टॉपिक है हमारा नीट में, जी मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझें और इसकी एक एक बात बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है बच्चों, हम ना सीधा गॉस थ्योरम स्टार्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन है बच्चे, गॉस थ्योरम के लिए ना आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बच्चे अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो गॉस थ्योरम ना आपको कुछ खास समझ में आने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सबसे पहले भी अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और साथ में बच्चे नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप खाली बैठ के वीडियो देखोगे बट आपको 20% बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाओगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, तब बच्चों आपको वीडियो लेक्चर से मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम गॉस थ्योरम से ना रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हम बोलते हैं बच्चों एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अब तुम सोचो भाई एरिया तो स्केलर होता है, बिल्कुल होता है, पर सर्टेन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे वेक्टर लेना पड़ता है ना। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, एरिया वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। बच्चे मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी कई चैप्टर्स में एरिया वेक्टर कंसेप्ट हमारे काम आने वाला है। तो जब मैं एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ाऊं, आपको बहुत ध्यान देकर समझना है। ठीक है, तो हम थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसे मान लो बच्चों मैं बोलूं 5 मीटर। मान लो कोई आदमी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये बताओ बच्चों, जो 5 मीटर है स्केलर है वेक्टर है? आपको पता है डिस्टेंस इज स्केलर। तो जो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 5 मीटर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, पर बच्चे अगर मैं इधर एरो लगा दूं तो बेटा ये होता है 5 मीटर टूवर्ड्स राइट विच इज अ वेक्टर। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं इधर को एरो लगा दूं ऐसे, ये है बच्चों 5 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट विच इज अगेन अ वेक्टर। कहने का मतलब क्या था बच्चे, जो डिस्टेंस था वो स्केलर था, ठीक है, पर अगर बच्चे मैं उसे डायरेक्शन असाइन कर दूं तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल लॉजिक है। उसी तरीके से बच्चों जो एरिया होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, सर्टेन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, हम उसे डायरेक्शन देते हैं और डायरेक्शन देने के बाद हम उसे वेक्टर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान देना। मान लो बच्चों जैसे मैं अपनी पाम को ले रहा हूं, दिस इज एन एरिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इसे डायरेक्शन देना है। तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो बच्चों असल एरिया के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है बच्चों असल एरिया के परपेंडिकुलर। अब जैसे बच्चों मैंने तुम्हें लाइन का एग्जांपल दिया, एरो भाई हम इधर को भी बना सकते थे, इधर को भी बना सकते। उसी तरीके से बच्चों अगर ये एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर बेटा ऐसे भी हो सकता है ऊपर को, और एरिया वेक्टर नीचे को भी हो सकता है। समझने की कोशिश करो, दिस इज द एरिया। ठीक है भाई, एरिया वेक्टर बच्चों अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, एरिया वेक्टर होता है भाई एरिया के परपेंडिकुलर। तो समझो बच्चों, जैसे ये हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगा। अब सिंपल सा है, परपेंडिकुलर ऊपर को भी बन सकता है और परपेंडिकुलर बन सकता है नीचे को। तो जो मैं वही आपको बना के शो कर रहा हूं, ध्यान देना। ऐसे तो बच्चों दिस इज एन एरिया, ये 3D में फिगर है इस तरीके से। एरिया वेक्टर बच्चों इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो एरिया वेक्टर बच्चों एक तरीका आप ऐसे ऊपर को बना सकते हो और दूसरा तरीका है आप इसे बना सकते हो नीचे को। डॉटेड का मतलब यहां तक आपको लाइन दिखेगी नहीं और यहां से फिर से दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो जैसे सबसे पहले आप थोड़ा डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। लिखो जरा, वी नो, लिखो जो
वी नो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट लिखो जो आगे, बट इन सर्टेन केसेस इट इज कंसिडर्ड अ वेक्टर। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक, बट इन सर्टेन केसेस इट इज कंसिडर्ड अ वेक्टर बाय असाइनिंग इट। असाइनिंग का मतलब होता है बच्चों बाय गिविंग इट, जैसे असाइनमेंट बोलते हैं, बाय असाइनिंग इट अ डायरेक्शन नॉर्मल टू एरिया। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर बाय असाइनिंग इट अ डायरेक्शन नॉर्मल टू एरिया। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो जो बड़ा सिंपल सा है ये एरिया बच्चों, एरिया वेक्टर होता है भाई इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बन सकता है बच्चों ऊपर को और परपेंडिकुलर बन सकता है नीचे को। अब ध्यान देना एरिया वेक्टर को हम शो कैसे करते हैं। एरिया वेक्टर जो ऐसे शो किया जाता है, दिस इज एरिया वेक्टर। हमें पता है बच्चों किसी भी वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को बच्चों हम ऐसे शो करते हैं। फिर डायरेक्शन बताने के लिए क्या बताते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं एन कैप। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अच्छे दिमाग में सेट कर लो, मैं लिख रहा हूं, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एरिया। इसी बात को जो मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले मुझे एक बार यहां तक उतार लो, फिर हम यहां से आगे और को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उतारो पहले आप यहां तक। मुझे एरिया वेक्टर कंसेप्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करने के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान दो। जैसे मान लो बच्चे हम नॉर्मली क्या लेते हैं, इसे हम लेते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, इसे हम लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस और इसे हम लेते हैं जेड एक्सिस। दोस्तों जो आप में से मोस्टली को पता होगा बच्चे, मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। जिस तरीके से हमारा रूम है तो हम क्या करते हैं बच्चे, इस एक्सिस को लेते हैं एक्स एक्सिस, ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई। इसे हम लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो बाहर को जा रहा है ये जेड एक्सिस होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जो मैं ब्लैक बोर्ड पे ऐसे तो बना नहीं सकता, हम ऐसे तो नहीं बना सकते ना ब्लैक बोर्ड पे, तो हम इसे इस तरीके से बनाते हैं। पर आपको जो बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो जेड एक्सिस वैसे नहीं होता, जेड एक्सिस जो इस तरीके से बना है, ये हमारा जेड एक्सिस है। समझ में आ गया आपको? अब ध्यान दो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बहुत आसान है। आप एक बार ध्यान दो कि आपको समझ में, ठीक। मान लो बच्चों ये हमारा एरिया है, लेटर से बच्चों एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा कितना है? एरिया है बच्चों 10 मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, इसके बच्चों जो मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा या हम ऐसे भी बना सकते हैं, वो हमारी नोटेशन पे डिपेंड करता है। मान लो जो मैं एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ को ले रहा हूं, तो ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसके बाहर को कौन सा वेक्टर आएगा? इसके बाहर को आएगा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर होता है हमारा के कैप। तो जो ये जो हमारा एरिया वेक्टर, इसे ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ए 10 के मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो सिंपल सा है, अगर आपका एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो जो आपका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी अलोंग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा आता है? के कैप। तो अब इसका सिंपल सा याद रख सकते हो, जो आपका मिसिंग एक्सिस है उसके अलोंग बच्चों हमारा एरिया वेक्टर होता है। कहने का देखो सिंपल सा मतलब है, जैसे बच्चों एक्स वाई प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जेड एक्सिस। तो हमारा जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों हमेशा किसके अलोंग होगा? जेड एक्सिस। अब मान लो जो अगर हमारा यही प्लेन होता, मान लो जो हमारा प्लेन होता है एक्सजेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो जो एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? वाई एक्सिस होती है। तो उस केस में एरिया वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ए आता 10 जे मीटर। दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल आसान से, जिस भी प्लेन में एरिया है बच्चों एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो आपको हमेशा मिसिंग एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर लेना।
जैसे समझो, मान लो बच्चों एरिया है एक्स वाई प्लेन में, मिसिंग एक्सेस कौन सी है, जेड, तो एरिया वेक्टर विल बी अलोंग जेड एक्सेस। उसी तरीके से मान लो बच्चों हमारा जो एरिया है लेटर से बच्चों एक्स जेड प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो मिसिंग एक्सेस कौन सी होगी, वाई, तो आपको यहां पर क्या आएगा, जे कैप। तो जो यहाँ पे आप माइनस के कैप भी ले सकते हो, यहाँ पे आप माइनस जे कैप भी ले सकते हो, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन नहीं करे। तो आप एक बार यहां तक उतार लो, ये हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लक्स के बारे में। कॉपी कर लो आप यहां तक। तो जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे बच्चे आप देखोगे फिजिक्स में इससे मिलता जुलता टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भाई बात की बात है। फिलहाल बच्चों हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। तो जब मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा याद करो, हमने बच्चों एक कंसेप्ट करा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होता क्या था बच्चों, जब आप पॉजिटिव चार्ज को रखते थे, हमने इमेजिन करा था उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट करता है। तो क्या हुआ, मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होना शुरू होगी ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब मान लो बच्चों मैं क्या करता हूं, एक इमेजिनरी सरफेस लेता हूं। मान लो बच्चों ये इमेजिनरी सरफेस है, गिनती गिनो भाई इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है। एक लाइन बच्चों यहां से, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, कितनी लाइन पास होने बच्चों, 3, तो इसका फ्लक्स हो गया 3। तो जो अगर आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो, तो जो फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के थ्रू, ध्यान से सुनना बच्चों, फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों किसी भी सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। किसी भी सरफेस के थ्रू बच्चे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स। एक बार आप लिख लो, इट इज ए नंबर ऑफ, लिखो, इट इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface. It is number of electric field lines which are passing through the surface. ठीक, थ्योरेटिकली बच्चों डेफिनेशन बिल्कुल सही है। तो जो आपको अपने दिमाग में जो फ्लक्स का पिक्चर रखना है वो यही बनाना है कि जिस सरफेस में से ज्यादा लाइन पास करेंगी उसका फ्लक्स हो गया बच्चों ज्यादा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर किसी सरफेस में से कम लाइन पास कर रही है तो उसका फ्लक्स हो जाएगा कम। इस बात को जो है इलेबोरेट करता हूं। जैसे मान लो बच्चों अगर मैं इतना ही सरफेस लेता है, छोटा वाला सरफेस देखो ये वाला, इसमें से कितनी लाइन पास करे बच्चे, 1, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा 1। डायग्राम बनाओ भाई जरा फटाफट, ड्रॉ करो इसे। जब इसमें जो दूसरी दिक्कत आती है वो बड़ी ऑब्वियस ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल होती है इमेजिनरी। याद करो क्या बताया था, रिकॉल करो बच्चों, मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों इमेजिनरी होते हैं और आप उनकी गिनती नहीं गिन सकते। समझने की कोशिश करो, थ्योरेटिकली आपको दिमाग में जो कंसेप्ट रखना है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, ठीक है। दिक्कत बच्चों क्या है कि ये जो लाइंस हैं इमेजिनरी हैं और हम इनकी फिजिकल काउंटिंग नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है जिसकी हेल्प से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकें। तो ध्यान से सुनना, फ्लक्स को बच्चों हम फाई से शो करते हैं, ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे डंडी मारो, इसे बोलते हैं फाई। कई बार बच्चों हम इसे ई भी लिख देते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नीचे बी लिखें तो मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बाकी अगर भी नहीं भी लिखो नोटेशन तो भी नॉर्मली काम चल जाता है। तो कभी नीचे ई लिखा हो तो समझ आना भाई, ई इज नॉट एलिफेंट, ई का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे ई एस कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला है फ्लक्स का फॉर्मूला ई एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसका नोटिस करो, ई है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे एरिया जो कि मैंने बताया था जिसे हम वेक्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एस भी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है बच्चों थीटा। तो याद करो, अगर पहला वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा,
कॉस थीटा बच्चे अगर आता है, याद करो मैंने बताया था, इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस इसे हम बोलते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। मुझे आप सिंपल ऐसे दिमाग में टिक याद कर सकते हो, उल्टा होता है, कॉस में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, कॉस में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स को जो ऐसे भी लिखा जाता है, फाई ई है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है ई एस कॉस थीटा। इसे बच्चों अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं तो फाई ई आ जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। हमें पता है जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है बच्चों स्केलर। ठीक है भाई, तो ये दो फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद करोगे। इसके बच्चे में इसके तुम्हें इसकी यूनिट निकालना बता देता हूं। ई है ई एफ आई, रिकॉल करो जो इसकी यूनिट होती थी न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस बच्चों लेंथ होता है, हाइपोटेन्यूज लेंथ होता है, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लक्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एक बार यहां तक उतारो, फिर मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। कॉपी करो। तो जो अब तक हमने क्या करा था, सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला करा था ई एस कॉस थीटा। मेनली बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, पर जस्ट फॉर दी सेक ऑफ क्यूरियोसिटी कई बच्चों को रहती है कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे। तो जब मैं ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, समझोगे तो बच्चे आपके लिए ना आगे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि फ्लक्स का एक्चुअल लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बना। एनालिसिस वाइज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपको फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन स्किप दिस पोर्शन। आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो जैसे मोस्टली बुक्स में गिवन है। तो जो मैं थोड़ा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटे ये जो हमारा फॉर्मूला है वो बना कैसे, तो थोड़ा ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेटर से बेटो ये सरफेस है हमारा, हमने क्या करा बच्चों, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब मान लो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। आप देख सकते हो इनके बीच में जो अच्छी खासी स्पेसिंग है। अब आप ये देखो, हमारा जो सरफेस है उसमें सिर्फ 2 लाइन पास करें तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चों 2। अब थोड़ा रिकॉल करो बच्चों, मैंने आपको कुछ सिखाया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसका मतलब फील्ड क्या होती है वीक। उसके मुकाबले बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पास पास हैं तो फील्ड क्या होती है स्ट्रॉन्ग। अब मान लो बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को एक दूसरे के पास पास ड्रॉ करता हूं, जैसे मान लो बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा बच्चों मैं अलग से फिगर बना रहा हूं, वही सरफेस है, सेम एरिया है। अब मान लो बच्चों मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ध्यान दो भी सामने। तो जब पहले डायग्राम को देखो, पहले डायग्राम में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे दूर दूर है, मतलब फील्ड क्या है वीक, तो जो हमारा फ्लक्स कम है, हमारा फ्लक्स है 2। इस वाले केस में नोटिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास पास आने का मतलब फील्ड स्ट्रांग हुई वीक हुई, फील्ड होगी बच्चों स्ट्रांग। अब आप नोटिस करो इसका फ्लक्स हो गया 4। देखकर बताओ बच्चों इन दोनों फिगर्स को, ये देखो पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है भाई, स्ट्रांग है, वीक है ना बच्चों, तो नोटिस करो हमारा फ्लक्स कम है। दूसरी फिगर में देखो बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास पास है तो भाई फील्ड स्ट्रांग हुआ वीक हुआ, फील्ड हो गया बच्चों स्ट्रांग। और देखो जो हमारा फ्लक्स था पहले 2, वो हमारा फ्लक्स हो गया 4। तो पहला बच्चों आप जो कंक्लूजन निकाल सकते हो वो है फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखो पहले वाले केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर थी, फील्ड वीक थी, हमारा फ्लक्स कम था। दूसरे केस में जो नोटिस करो, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करा, जब मैंने क्या करा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, लाइन पास पास आ गया, आप देख सकते हो फ्लक्स क्या बढ़। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरी में जो इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आप बड़े आराम से समझ सकते हो। नोटिस करो, अगर जो मैं इतना एरिया लूं, छोटा एरिया लिया, हमारा फ्लक्स कितना बच्चों 1,
बच्चे अगर मैं पूरा एरिया ले लूं तो हमने एरिया बढ़ा दिया, हमारा फ्लक्स कितना हो गया 2। कहने का मतलब है जितना बड़ा सरफेस लोगे फ्लक्स क्या होगा उतना ज्यादा होगा। इस बात को जो मैं थोड़ा ना रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं। देखो जो होता क्या दिक्कत क्या बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने जाती हुई तो नहीं देख सकते, तो अब ना थोड़ा ऐसे इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं जैसे बच्चों पानी बहता हुआ आ रहा है। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान देना आप सामने। तो ये जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है और सामने से पानी बहता हुआ है। प्लेट पे भाई ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, कुछ नहीं है इसमें। ये प्लेट है जो सामने से ऐसे पानी बहता हुआ है, तो ये नोटिस करो इसके थ्रू कुछ पानी पास हो पाएगा। उसके मुकाबले जो अगर मैं बड़ी वाली प्लेट ले लूं, ये बड़ी वाली प्लेट है, बट अगर सामने से पानी बहता हुआ है, आप देख सकते हो बड़ी वाली प्लेट का जो एरिया है उसमें से ज्यादा पानी पास होगा, छोटी वाली प्लेट का जो एरिया उसमें से कम पानी पास होगा। सेम कहानी में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होते हैं, सामने हाथ लो बच्चे, छोटी प्लेट है, अगर सामने से पानी बहता हुआ आ रहा है तो भाई इसमें से कम पास होगा ना। उसके मुकाबले जो बड़ी प्लेट है, अगर सामने से पानी बहता हुआ आ रहा है तो पानी क्या होगा, ज्यादा पास होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल है, एस के। थोड़ा सा जो मुश्किल और समझने वाला काम है वो है फ्लक्स का थीटा पे डिपेंडेंस। तो जब मैं थीटा पे डिपेंडेंस समझा रहा हूं आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे पहला केस बच्चे हम लेते हैं कि मान लो हमने थाली को ऐसे रखा है और सामने से पानी बहता हुआ आ रहा है। तो नोटिस करो बच्चों, तो जब आप थाली को इस तरीके से रखोगे थाली में से मैक्सिमम पानी पास होगा, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर मैं इस थाली को ऐसे कर दूं तो सोच के बताओ इसमें से जो पानी पास हुआ कम होगा ज्यादा, कम हो गया ना भाई। ऐसे रखोगे तो पानी पास होगा जो मैक्सिमम, अगर जो आप इसे ऐसे कर दोगे तो इसमें से कम पानी पास हो। इमेजिन करो अगर मैंने थाली को ऐसे रख दिया तो पानी तो ऐसे चला गया ना बच्चों, ऐसे चला गया, तो थाली में से बिल्कुल भी पानी पास नहीं हो रहा। कहने का मतलब है बच्चों हमारा जो फ्लक्स है वो थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो तीसरा है फाई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब भाई कई विद्वानों का इसमें मत होता है, सर आपने तो थीटा बोला था, कॉस थीटा क्यों लिख दिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, टेन थीटा क्यों नहीं लिखा। तो जब मैं इस बात का आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। नोटिस करो, सबसे पहली बात है कॉस 0 1 होता है विच इज मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से जो कॉस 90 होता है 0 विच इज मिनिमम वैल्यू। जब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा यू रियली नीड टू पे अटेंशन, वरना आपको समझ में नहीं आ पाएगा भाई। नोटिस करो, हम पहला केस ले रहे हैं, इस तरीके से रखा बच्चों। तो नोटिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है जैसे पानी बहता हुआ था, और याद करो जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर बन गया ऐसे। ध्यान बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर है थाली के, और हमारे एरिया वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है ऐसे। तो थीटा कितना हुआ भाई 0, कॉस 0 होता है बच्चों 1। तो आप नोटिस करो इस वाले केस में जो फ्लक्स पास होगा, मतलब जो पानी पास होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इस थाली को ऐसे करके रख दूं तो आप ध्यान दो हमारा जो एरिया वेक्टर है बच्चों ऐसे बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पानी ऐसे आ रहा है। ये देखो थाली ऐसे रखी है बच्चों, एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों ऐसे। चेक करो, थीटा हुआ 90, कॉस 90 होता है बच्चों 0 विच इज मिनिमम। इसलिए बच्चों कॉस थीटा का फंक्शन आता है, साइन थीटा नहीं आता। टेन थीटा बच्चों वैसे ही नहीं आ सकते क्योंकि टेन 90 इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो फाई प्रोपोर्शनल होता है बच्चों ई के, फाई प्रोपोर्शनल होता है एस के, फाई प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। प्रोपोर्शनली हटाने पर हम कांस्टेंट लेते हैं 1 विच इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो फाई का फॉर्मूला बनता है ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। फाई होता है ईएस कॉस थीटा। इसी को जो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो जो अब तक हमने क्या करा, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद करा। सबसे पहले भाई फिर से एक बार फॉर्मूला अच्छे से याद करो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो ई एस कॉस थीटा, तो जो इसमें ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एस है बच्चों एरिया का मैग्नीट्यूड, और थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन समझ लो क्या है,
क्वेश्चन है बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 into 10⁻³ I कैप विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मुझे आपको पता ही है एक्चुअली आई कैप का मतलब होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3 into 10⁻³ और बच्चों ये एक्ट कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, फिर क्वेश्चन है एक स्क्वायर है, उसकी साइड है बच्चों 10 सेंटीमीटर और वो लाई करता है बच्चों वाईजेड प्लेन में। हमें क्या करना है, उस सरफेस का निकालना है फ्लक्स। तो देखना बच्चों कितने आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रिकॉल करो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई एस कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसे बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते थे, फाई होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो ध्यान बच्चों, पहला पार्ट करवा रहा हूं बच्चों में, ए पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों 3 into 10⁻³ I कैप, तो वेक्टर ई हमें सीधा सीधा गिवन है बच्चों, वेक्टर ई ये रहा। अब ध्यान दो बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्क्वायर के थ्रू निकालना है। स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर और स्क्वायर लाई करता है बाइसेक्ट प्लेन में। सबसे पहले बच्चों हमें स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, वेक्टर एस। स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। रिमेंबर आपको सेंटीमीटर को बच्चों कन्वर्ट करना है मीटर में, ये आ गया। अब हम आते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। रिकॉल करो बच्चों, जो एरिया वेक्टर होता है, जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया के पैरेलल होता है परपेंडिकुलर। याद करो ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक, हमारा एरिया है वाईजेड प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। जो सिंपल सा लॉजिक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस आते बच्चों ऐसे बाहर को। तो जब आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन होता है बच्चों ये। ठीक है, अब नोटिस करो बेटा, वाई एक्सिस ऐसे होती है, जेड एक्सिस ऐसे होते हैं, तो हमारा वाई जेड प्लेन हो गया ये वाला, ये वाई जेड प्लेन है। अब इसका जो परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना, ये कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब कहने को नेगेटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट बच्चों हमेशा पॉजिटिव लिया जाए। देखो बिल्कुल आसान से, ये एक्स एक्सिस होते हैं बच्चों, उसी तरीके से ये होती है बच्चों वाई एक्सिस। तो ये जो हमारा प्लेन है, ऐसे जो मैं हाथ को खड़ा करूं, ये कौन सा प्लेन बना, एक्स वाई। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे आप आराम से समझ सकते हो, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो मेरा हाथ है, कौन सा प्लेन बना, वाई जेड। इसका बच्चे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, ऐसे बनेगा, ये कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो जो आसान सा तरीका है, जो भी हमारा मिसिंग एक्सिस होता है वो होता है एरिया वेक्टर। जैसे यहाँ पे हमारा मिसिंग एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर होगा बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर आ गया बच्चे आई कैप, ये आ गया, चेक करो। अब सिंपल सा है, फाई होता है बच्चों वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। बच्चे अगेन थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट है, रिकॉल करो। जब हम यूनिट वेक्टर निकालते थे बच्चे, आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पर आई कैप के साथ बच्चे ये वाला नंबर है, यहां पे आई कैप के साथ ये वाला नंबर है, दोनों को आपको सीधे सीधे करना है बच्चे मल्टीप्लाई। तो नोटिस करो, 3 into 10⁻³ इंटू में आ गया बच्चे 1/100। ये सेम क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी में भी है, ये आ गया, सॉल्व करा इसे, आंसर आएगा बच्चे 30। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यूनिट लिखना है, यूनिट होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सॉल्यूशन बता दो, फिर हम इसका अगला पार्ट करते हैं। बच्चे हमारा जो अगला पार्ट है, पिछले पार्ट का ही कॉन्टिन्यूएशन है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें गिवन है, ध्यान दीजिए, नॉर्मल टू प्लेन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और तीसरे में है प्लेन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मुझे दोनों पार्ट में एक साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप दोनों में फर्क समझ सको। तुझे इस बात पे बहुत ध्यान देना, नॉर्मल टू प्लेन हो तो क्या लेना है आपको, और प्लेन हो तो क्या लेना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इस तरीके से जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। फिर वो कह रहे हैं बच्चों नॉर्मल टू दी प्लेन,
नॉर्मल टू प्लेन का मतलब एरिया वेक्टर। नॉर्मल टू प्लेन कौन होता है? एरिया वेक्टर। वो एक्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। मतलब मान लो जो ये एरिया वेक्टर है। ध्यान रखो, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो है अलोंग एक्स एक्सिस। फिर वो कह रहा है कि जो नॉर्मल टू प्लेन है मतलब एरिया वेक्टर वो एक्स एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये हो गया। तो चाहे फाई कैसे निकलेगा? फाई होगा ई एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू जो आप यहां से पुट करोगे, एरिया होता है जो साइड का स्क्वायर, जैसे हमने पिछले पार्ट में निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ। तो अगर आप इसे सिंपली सॉल्व करो हमारा आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, विच इज आवर आंसर। कंप्लीट करो इसे। फिर हम आते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है प्लेन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ना कभी भी एरिया प्लेन के साथ नहीं लेना होता, आपको जो हमेशा एंगल लेना होता है नॉर्मल टू प्लेन मतलब एरिया वेक्टर के साथ। तो जब मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपको ना 2-3 मिनट बहुत अच्छे ध्यान देने, ठीक है? चलो, तो जब आप थर्ड पार्ट को समझने की कोशिश करो कि अगर आपको एंगल गिवन है एरिया के साथ और आपको एंगल निकालना है एरिया वेक्टर के साथ, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपको जो एंगल कंसिडर करना है हमेशा भाई एरिया वेक्टर के साथ कंसिडर करना है, कभी भी आपको एंगल बच्चों एरिया के साथ कंसिडर नहीं करना। तो ध्यान दो बच्चों किस तरीके से होता है, समझने की कोशिश करो। ये मान लो जो हमारे एरिया है, ठीक है? ध्यान से देखना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आप ऐसे मान लो जैसे जो हमारा रेड वाला पेन है ये शो करता है बच्चों एरिया वेक्टर को। तो हमें पता है बच्चों जो एरिया वेक्टर है एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखो, ये रेड प्लेन एरिया वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ये बच्चों हमारा एरिया वेक्टर है। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाला हमारा जो पेन है ये शो करता है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप ध्यान से समझना बच्चों, तो रेड वाला पेन है एरिया वेक्टर, ब्लू वाला पेन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो ये वाला एंगल है अगर 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमेशा कितना होगा? 30। कहने का मतलब अगर ये एंगल है थीटा और बच्चों एंगल है फाई, थीटा प्लस फाई हमेशा क्या होगा? 90। तो सिंपल सा है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा? 30 डिग्री। तो सिंपल सा है, जब भी आपको एंगल गिवन हो प्लेन के साथ और अगर आपको एंगल निकालना हो बच्चों एरिया वेक्टर के साथ, आप क्या करोगे? 90 में से माइनस करोगे। ध्यान रखना बच्चे स्टेप करना भूल जाते हैं, सारा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों गलत। तो ध्यान दो, आप क्या करोगे? पिछले में जो हमें एंगल गिवन था नॉर्मल टू प्लेन मतलब एरिया वेक्टर के साथ, तो जो हमने सीधा 60 डिग्री ले लिया। इस वाले क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन है प्लेन के साथ और हमें एंगल चाहिए एरिया वेक्टर के साथ। तो हम क्या करेंगे बच्चों? थीटा के लिए 90 में से माइनस करेंगे। तो थीटा होगा 90 माइनस 60 डिग्री, ये आ गया बच्चों 30 डिग्री। चेक करो सामने, ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे इग्नोर मत कर देना। अब देखो बच्चों, फाई होता है एस कॉस थीटा, फाई होता है बच्चों एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू बच्चे हम यहां से पुट करेंगे, ई है 3 इंटू 10⁻3। एरिया बच्चों हम यहां से पुट करेंगे, ये आ गया। और थीटा है बच्चों हमारा 30 डिग्री, जो हमने 90 में से माइनस करा, cos 30 होता है बच्चों √3/2। थीटा अब आपको लेना है 30 डिग्री। अगर आप इसे सॉल्व करते हो बच्चे आता है 15√3। √3 क्या वैल्यू पुट करोगे? 1.732। सॉल्व करोगे, जो भी कुछ करोगे दैट विल बी योर आंसर। और जो याद रखना यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कंप्लीट करो जरा उसे। तो जब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ध्यान दो, विच इज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वेक्टर ई गिवन है और वेक्टर है सी गिवन है। तो सीधा से बच्चों हमें पता है फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बच्चों एस कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो जो हम इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फाई आ गया बच्चों, ये आ गया। अब क्या करो बच्चों, ई की वैल्यू यहां से पुट करो, एस की वैल्यू पुट करो, इस तरीके से। कोई भाई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से समझो। एक बार समझ में नहीं आता भाई वीडियो को फिर से शुरू से देखो।
बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इजी कंसेप्ट है, बच्चे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ध्यान दोगे आराम से बातें समझ में आ जाएंगी, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आने वाली। तो एक बार देख लो मैं क्या करवा रहा हूं। बेटा मैंने पहला वेक्टर लिखा, वेक्टर ही एज इट इज उतारा है, डॉट दूसरा वेक्टर। तो पता है डॉट और क्रॉस का बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ क्रॉस होता है क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से होता है, फिलहाल यहाँ डॉट है। तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करो अगेन, 11th का कंसेप्ट है, हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे। मुझे अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड फॉर यू। अगर आपको नहीं आता भाई कोई घबराने वाली बात नहीं, आप अगले 1 मिनट में सीख जाओगे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट से हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बिल्कुल आसान है बेटा, आई कैप वाले से आई कैप वाले को मल्टीप्लाई, जे कैप वाले से जे कैप वाले को मल्टीप्लाई, के कैप वाले से के कैप को मल्टीप्लाई, और सीधा सीधा उन्हें करोगे ऐड। चेक करो कैसे बच्चे, यहाँ पे आई कैप के साथ है 2 तो 2 लिखा, यहाँ बच्चों आई कैप के साथ है 3 इंटू 3। ध्यान रखना यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। देख लो बच्चों, यहाँ पे आई कैप के साथ था 2, यहाँ बच्चों आई कैप के साथ 3 तो मैंने लिखा 2 इंटू 3। उसके बाद प्लस बच्चों जे कैप के साथ है -3 और जे कैप के साथ है बच्चों 2, ये आ गया। उसी तरीके से के कैप के साथ है 4 और के कैप के साथ है बच्चों -2। देख लो, आई कैप से आई कैप वाला मल्टीप्लाई करा बच्चों, जे कैप से जे कैप वाला और के कैप से के कैप वाला, तो 2 इंटू 3 प्लस में आ गया बच्चों -3 इंटू 2 प्लस में आ गया 4 इंटू -2। सॉल्व करा इसे, 6 -6 -6। चेक कर लो भाई, 2 3 6 -6 -8 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आंसर आ गया -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी बच्चों, आपका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, आपका आंसर 0 भी आ सकता है। तो अब तक हमने क्या करा बच्चों, हमने गॉस थ्योरम का बेस अच्छे से तैयार कर दिया। आप यहां तक नहीं पर अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी आपको गॉस थ्योरम समझ में आ पाएगा। तो हमने गॉस थ्योरम बच्चों ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। आप इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करो, आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय, टेक केयर, बाय।